Okay, students. So now we will study today the last explain remaining parts. So you look at on page number 15 and paragraph first. I remember a story of a man from Udupi once told me. एक बार जो मुझे एक उडुपी एक जो केरला का स्टेट है वहाँ के एक आदमी के बारे में स्टोरी याद आ रही है। एज अ यंग बॉय, जब वो एक युवा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट, वो एक स्कूल में जाया करता था। एंड ओल्ड टेम्पल, जहाँ पे एक ओल्ड टेम्पल पुराना मंदिर भी था, वेयर हिज फादर वाज अ प्राइस्ट, जहाँ पे उसके फादर जो है वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, मतलब वो मंदिर में थोड़ा रुकता था और गार्ड से एक पेयर शूज के लिए प्रे किया करता था। 30 ईयर लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, नरेटर कहते हैं कि मैं उस टाउन में गई, एंड द टेम्पल, और टेम्पल में गई, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब दिख रहा था बिल्कुल आइसोलेशन की स्थिति में, मीन्स आरामदायक की स्थिति में। इन द बैक यार्ड, उसके बैक यार्ड में जहाँ पे वो रह रहे थे, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रह रहा था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, मतलब आज वहाँ पे एक लाल और एक सफेद कलर की प्लास्टिक चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और वही बैकयार्ड में एक यंग बॉय ग्रे ड्रेस पहने हुए, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जो शूज और सॉक्स भी पहना हुआ था, अराइविंग पेंटिंग, हाँपते हुए आया, एंड थ्री हिज बैग, और अपने बैग को फेंक दिया, ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड में। अब वो नए प्राइस्ट के घर का डिस्क्रिप्शन बता रही हैं कि जब मैं वहां गई तो एक नया प्राइस्ट था, उसका बच्चा ड्रेस और शूज में स्कूल जाता है, और और वो अब इतना डिसोलेशन के साथ रह रहे थे कि बच्चा स्कूल से हाँपते हुए आता है और बैग को फेंक देता है, और उनके घर पे एक रेड और एक वाइट प्लास्टिक की चेयर भी थी। लुकिंग एट द बॉय, अब उस बच्चे की तरफ देखते हुए नरेटर कहती हैं, रिमेंबर द प्रेयर, उस बच्चे की प्रार्थना याद आती है। Another boy, मतलब वो जो अन्य लड़का था उसकी प्रार्थना याद आती है, had made to goddess when he had finally got a pair of shoes, मतलब उसने गॉडेस को खुश करने की कोशिश की जब उसने एक शूज का पेयर पाया, लेट मी नेवर लॉस देम, और उससे इस बात की प्रेयर कर रहा था अब कि शूज तो मुझे मिल गया है, लेकिन ये शूज अब मेरे से लॉस ना हो, मतलब मेरे से खोए ना। लेट द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने, देवी ने उसकी प्रेयर को मान लिया। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वर शूज, यंग बॉय जो लग रहा था प्राइस्ट का लड़का है, अब उसके पास शूज थे। बट मेनी अदर लाइक द रैप पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेनी अदर्स, कुछ अन्य जो रैप पिकर्स लड़के थे मेरे पड़ोस में, उनके पास अभी भी शूज नहीं था, वो रिमेन शूजलेस थे, मीन्स अभी तक शूज उनके पास नहीं हुआ था। मीन्स ये यहाँ पे बताना चाहती हैं कि देखिए ये डिफरेंस है कि एक आज जो देखने को मिल रहा है कि एक टेम्पल में रहने वाले पुजारी के लड़का के पास शूज भी हो गया है, क्लॉथ्स भी हो गए हैं, लेकिन आज भी वो रैग पिकर्स, वो कूड़ा करकट बीनने वाले के पास आज भी अभी तक शूज न क्लॉथ्स अवेलेबल नहीं हो पाया है। आगे, माई अकेम्प्टेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब देखिए, आप माई अकेम्प्टेंस, मेरी पहचान, अब ये अपनी पहचान नरेटर बता रही हैं कि मेरी पहचान जिस लड़के से हुई थी रैग पिकर से, जो नंगे पैर वाला था, वो मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाता है। सीमापुरी एक प्लेस है दिल्ली के आउटर पार्ट में, ठीक है ना, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ये सीमापुरी दिल्ली के आउटर में एक प्लेस है जहाँ पे वही लड़का
जिससे ये क्वेश्चन करती हैं वो उन राइटर्स को ले जाती हैं, उन नरेटर्स को ले जाती हैं सीमापुरी दिल्ली में और दिखाना चाहती हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। 8 miles अवे फ्रॉम 8, मतलब ये जो सीमापुरी थी ये दिल्ली से काफी मील दूर थी। मेटाफोरिकली मतलब ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली है तो ये सीमापुरी है तो दिल्ली का पार्ट, लेकिन मेटाफोरिकली दिल्ली से काफी दूर है। वास्तविक रूप में, फिजिकल रूप में ये दिल्ली से काफी दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। देखिए यहाँ एक स्क्वैटर्स एक वर्ड आया है। स्क्वैटर्स मीन्स ऐसे पीपल जो बाहर से आकर के यहाँ पे बस गए हैं, विदेश से आके यहाँ बस गए हैं, लेकिन वो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल वहाँ रह रहे हैं। दैट्स कॉल्ड स्क्वैटर्स, मतलब जो बिना नियम कानून के जमीन में रह रहे हैं, यहाँ की धरती पे टेंट डाल के रह रहे हैं, वो लोग स्क्वैटर्स कहलाते हैं। तो दोज वे हु लिव्स हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर, वो स्क्वैटर हैं। हु केम, जो आए थे कहाँ से, बांग्लादेश में, बांग्लादेश से आए थे। कब, पिछले 1971 में जो बांग्लादेश से आकर के आज भी दिल्ली में आकर के बसे हुए हैं। और कहाँ पे बसे हुए हैं, सीमापुरी इलाके में, जहाँ के लोग केवल और केवल एक ही काम करते हैं, रैग पिकिंग का। अब साहब फैमिलीज एमंग देम, और इन परिवारों में से साहब का भी एक परिवार था। मीन्स साहब कहाँ रह रहा था, दिल्ली में, सीमापुरी इलाके में, लेकिन उसके पहले उसका घर कहाँ था, बांग्लादेश की ढाका में था, जो 1971 में आकर के यहाँ पे सेटल्ड हो गए थे। और किस नाम से जाने जा रहे थे, स्क्वैटर्स के नाम से। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी तब एक बहुत ही भयावह जगह थी। भयावह जगह मीन्स बेकार जगह थी, ऐसी जगह थी जो एकदम जंगल टाइप का फील होता था, जहां शहर का पूरा करकट फेंका जाता था। ठीक है, वाइल्डरनेस का मतलब है। इट स्टिल इज, और आज भी है, ऐसा कहते हैं, यही नहीं कि पहले थी, आज भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आने वाले समय में अब ये खाली नहीं रहेगी, क्योंकि अपने देश की जो पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ रही है कि लोग कहीं भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ पे घर बसे हैं वहां पे लोग बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अब आगे ये खाली नहीं रहेगी, अभी है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड मतलब कच्चे मकान के घर। यहाँ मड का मतलब कीचड़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो मकान है वो कैसे बने हुए हैं, कच्चे बने हुए हैं। विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपुलिन, जिनकी छतें किससे छाई हुई हैं, टिन से, या फिर टारपुलिन एक क्लास होता है, या फिर उस टिन नामा जो क्लास होता है उससे छाए हुए हैं। मतलब यहाँ के जो घर हैं वो आज भी कच्चे बने हुए हैं, जो टीन से, जिनकी छतें टीन से या टेरापुलिन नामक जो क्लास है उससे छाई हुई है। डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, मतलब यहाँ पे ना तो सीवेज है, ना ही ड्रेनेज है, और ना ही सप्लाई का पानी है बेटा वहाँ पे। मतलब ये लोग वहाँ पे रह तो रहे हैं, लेकिन इनको वहाँ पे किसी तरह की सुविधा मिल नहीं रही है। ये नरेटर जाकर के खुद ऑब्जर्व कर रही हैं, खुद देख रही हैं कि रैग पिकर्स क्या स्थिति है, इसलिए वो बेचारे आज भी शूज और ग्लास को परचेज नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ ये समझना चाहती हैं कि अगर ये कूड़े करकट में 1 रुपया पा जाते हैं तो उसको गोल्ड कहते हैं। कि क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है, उनको लगता है उनके लिए 1 रुपया सोने की समान है। आगे कहता है रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स, मतलब वहां पे रहने वाले जो 10,000 के करीब रैग पिकर्स हैं, उनके लिए ना तो ड्रेनेज है, ना ही सीवेज है, ना ही रनिंग वाटर है, फिर भी लेकिन ये लोग वहां रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, मतलब ये यहाँ पे पिछले 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, मतलब इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है,
विदाउट परमिट, ना ही इनको कोई परमिशन है, बट विद राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट्स देयर नेम्स ऑन वोटर्स, वही राशन कार्ड जो इनको वोटर्स में वोटर बना देता है वोटर लिस्ट में, एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और वही राशन कार्ड इनको खाने के लिए राशन दिलाता है। मीन्स अब कहते हैं इनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी कुछ नहीं है, मीन्स ना कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना इनको गवर्नमेंट परमिट कर रही है, लेकिन केवल राशन कार्ड है, जिनके नाम पे ये वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं और उसी राशन कार्ड से ये अपने आप को सरवाइव करते हैं, उन्हीं राशन कार्ड के थ्रू इनको अनाज मिलता है। अब ये क्या और क्या कहते हैं, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, लेकिन इन लोगों का मानना है, नरेटर कहती हैं इन लोगों का मानना है कि भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है सरवाइव करने के लिए एक आइडेंटिटी की अपेक्षा, एक पहचान कार्ड होने से ज्यादा महत्व है, एक पहचान कार्ड होने से ज्यादा महत्व है फूड का। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. अब ये बताते हैं कि अगर दिन की समाप्ति तक हमारा परिवार खा करके बेड पे बिना पेट के दर्द के बिना भूख के पेट के दर्द के सो जाता है, तो ये हमारे लिए यहाँ रहना उतना अच्छा है जितना कि हरे फील्ड्स मैदान जो हमें ग्रेन नहीं देते थे उनसे ये बहुत अच्छा है कि हम सीमापुरी में रह रहे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ अगर हम खा पी करके सो जाते हैं और भूख की वजह से हमारे पेट में दर्द नहीं होता है, एक नहीं होता है स्टमक में, तो ये उस हरे भरे फील्ड जो ग्रेन नहीं देती है उससे यहाँ पे बहुत अच्छा है, ऐसा ये लोग मानते हैं बेटा। ऐसा कौन कहता है? से अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टाइटेड साड़ीज, मतलब टाइटेड मीन्स फटी पुरानी साड़ी पहने हुए महिलाओं का एक समूह ऐसा कहता है बेटा, अगर हमारा परिवार शाम को खा पी करके मतलब सो जाता है, बेड पे चला जाता है, वो हमें उन हरे भरे मैदान से अच्छा हो समझ में आता है जो हमें फूड नहीं देते। आगे देखते हैं। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा, why they live their beautiful land of green fields and river, जब नरेटर कहती हैं कि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने अपनी सुंदर धरती, जो हरी भरी सुंदर धरती थी, उस मैदान को और वहाँ की जो नदियाँ थी उनको छोड़कर क्यों चले आए? तो wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. अब ये कहते हैं, ये क्या जवाब देती हैं? Wherever, जहाँ भी they find food, वे फूड पाते हैं, they pitch their tents, वहीं पे अपना तंबू गाड़ लेते हैं, and become transit home, और टेम्परेरी घर बना लेते हैं। मतलब उनका कहना है कि जहाँ भी उनको फूड मिलेगा, उनका कोई सुंदर घर नहीं है, कोई सुंदर रिवर नहीं है, उनको अगर भोजन मिलता है तो हर स्थान सुंदर है, ऐसा उनका कहना है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उसी में बच्चे बढ़ जाते हैं। टेंट के नीचे रह करके, जो परमानेंट हाउस नहीं होता है, भोजन खा करके बढ़ जाते हैं। अदरवाइज जिस तरह से उनके देश की हालात थी उस तरह से वो बेचारे भूखे मर जाते। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइव, बच्चे अपने पार्टनर्स की सर्वाइव से मीन्स अपने फैमिली की सर्वाइव से बड़े हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अगर लाइफ को चलाने का एक धंधा था तो क्या था? रैग पिकिंग था, कूड़ा करकट इकट्ठा करना था। कूड़ा करकट में मूल्यवान चीजों को ढूंढना था। जैसे हम आप बेटा ये ध्यान देना है
कि जैसे हम आप कूड़े करकट में कुछ चीज फेंकने जा रहे हैं, तो अगर हमारे लिए यूजलेस है तो उसको फेंक देना, क्योंकि वो किसी के लिए लाइफलेस है बेटा, सॉरी लाइवलीहुड है बेटा। अगर हमारे लिए यूजलेस है तो उसके लिए यूजफुल है, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ, ओके बेटा। थ्रू द years it has acquired the proportions of a fine art। सालों के साथ थ्रू द ईयर, यद्यपि सालों, इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, ये उन लोगों का एक सुंदर सी आर्ट बन गई थी, एक उनके लाइफ का एक सुंदर से पार्ट बन गई थी। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए गार्बेज ही गोल्ड था, गार्बेज में ही गोल्ड था, ठीक है ना। उन लोगों के लिए एक सुंदर सी कला बन गई थी, सुंदर सी लाइफ स्टाइल बन गई थी, और उनके लिए गोल्ड कहाँ था? गार्बेज में ही था, कूड़ेदान में ही था। इट इज देयर डेली ब्रेड, और यही इनके डेली का ब्रेड थी, मतलब कूड़े करकट से चीजों को ढूंढना, वही उनके लिए डेली की ब्रेड थी। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और यही यहाँ से जो कपड़े मिलते थे वही उनके हेड्स के ऊपर की छत थी। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, यद्यपि ये जो फटे पुराने कपड़े से या फटे पुराने चादर से वो छत डाल लेते थे, ये लीकिंग रूफ होती थी, मतलब जब पानी बरसता था तो यहाँ से चूता था। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक चाइल्ड के लिए ये बहुत कुछ है बेटा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। अब यहाँ पे वो लड़का शायद बताता है, साहेब सेज कहता, आगे वहां पूरा सेंटेंस देखते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप। हाँ बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है? दिख रही है अब? ओके बेटा, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी। अब यहाँ पे साहेब शायद कहता है कि कभी 1 रुपया मिलता था, इवन अ 10 रुपी नोट, कभी 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 1 रुपया मिलता था तो कभी कभी 10 की नोट मिल जाती थी, और जिस दिन 10 की नोट मिल जाती थी उस दिन उसकी आंखें में अलग सी चमक होती थी बेटा। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब आप एक सिल्वर का कॉइन पा जाते उस गार्बेज के उस कूड़ेदान से, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तब तुम बंद नहीं करते सर्च करना, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस आशा के लिए कि आपको और अधिक कुछ मिल सकता है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर अभी तो आप कहते हो कि आपको कभी 1 रुपया तो कभी 10 रुपया मिल जाता था, और जिस दिन 10 रुपया मिल जाता था उस दिन आपकी लाइट आंखों में एक अलग सी चमक होती थी। तो अगर आपको उस गार्बेज में एक सिल्वर कॉइन मिल जाता तो आप अपने इस तरह के कूड़ेदान से जो सर्च कर रहे थे इसको बंद नहीं करते, इस आशा के साथ कि आगे और कुछ अधिक मिल सकता है, फाइंडिंग मोर, मतलब और कुछ पा सकते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा बच्चों के लिए था, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मीन्स टू देयर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के लिए, सॉरी बच्चों के लिए तो ऐसा था कि वो आशा करते थे कि यार और मिल जाता, तो और ढूंढते रहते हैं। और गार्बेज का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से है। जैसे पेरेंट्स के लिए क्या मीन हुआ करता है, फॉर द चिल्ड्रेन, सॉरी कहाँ पे, अच्छा, इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा बच्चों के लिए था। गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीन, गार्बेज का कई मतलब था,
फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, इसका क्या मतलब था उनके पेरेंट्स के लिए। फॉर द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, मतलब जब वो पाते थे तो उनको आश्चर्य लगता था। फॉर द एल्डर्स इट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े लोग थे उनके लिए ये सर्वाइवल का काम करता था, पालन पोषण का काम करता था। मीन्स देखिए, बच्चे पाते थे तो उनको आश्चर्य लगा करता था, लेकिन जो पेरेंट्स बड़े लोग पाते थे उनको लगता था कि ये लाइफ के लिए अब लाइफ बहुत अच्छे से सर्वाइव हो जाएगी। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ नरेटर कहती हैं, एक सर्दी की सुबह में मैंने साहेब को एक चहार दीवारी के पास खड़ा हुआ देखा। अपने पड़ोस में जो नाइबर क्लब था वहां की चहार दीवारी के पास साहेब को खड़ा हुआ देखा। वाचिंग, वो क्या कर रहा था, दो युवा लोगों को देख रहा था जो पूरी तरह से व्हाइट ड्रेस पहने टेनिस खेल रहे थे। एक दिन मैंने देखा कि साहब पास की ही चहार दीवारी के गेट के पास खड़ा है और वो दो खेलते हुए व्हाइट ड्रेस पहने हुए लोगों को प्लेइंग टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेम टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई लाइक द गेम, वो कहता है गेम तो मुझे भी पसंद है। ही हम, वो मतलब अपने मन में कहता है, ही हम मतलब मन में कहता है गेम तो मुझे भी पसंद है यार। कंटेंट टू वॉच, लेकिन उसको संतुष्ट करना पड़ता था देख करके। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन चहार दीवारी के पीछे खड़े होकर के देख करके ही उसको अपने आप को कंटेंट करना पड़ रहा था, अपने आप को संतुष्ट करना पड़ रहा था। मतलब उनको देखता था खेलते हुए, उसको लगता था कि मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन अपने आप को संतोष किस तरह करना पड़ रहा था, चहार दीवारी के पीछे खड़ा होकर और देखते हुए। I go inside when no one is around, he admits। अब वो कहता है, वो ये मानता है कि जब ग्राउंड के अंदर कोई नहीं होता है तो मैं ग्राउंड में जाता था। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और लेट्स कीपर मुझे अलाउ कर देता था वहां झूला झूलने के लिए। अब वो कहता है कि जब ये खेलते थे तब तो बाहर से देखता था, लेकिन जैसे ही कोई नहीं रहता था तो मैं ग्राउंड में जाता था और घूमता था, और वहां का जो गेट कीपर था वो मुझे झूला झूलने के लिए, स्विंग करने के लिए अलाउ कर देता था। साहेब टू इज wearing tennis shoes that looks strange over his discolored shirts and shorts। अब आज उस समय का डिस्क्रिप्शन नरेटर कहती, साहेब टू इज wearing tennis shoes, साहेब भी टेनिस शूज पहना हुआ था, साहब भी टेनिस शूज पहना हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो बिल्कुल डिसकलर था, जो अद्भुत दिख रहा था, और उसका कलर जो था वो डिसकलर था शर्ट्स और शॉर्ट्स का, मतलब जो पायजामा और शर्ट्स पहना हुआ था, जो पैंट शर्ट पहना हुआ था उसका कलर भी बहुत ही डिसकलर था। Someone gave them to me, और कहता था कि किसी ने मुझे दिया था इसे। He says in the manner of an, वो मतलब एक माइनर से एक्सप्लेनेशन में कहता है कि किसी से ये मुझे दिया गया है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, the fact, ये तथ्य था कि ये जो शूज थे वो किसी धनी या कुछ धनी लड़कों के या कुछ अमीर लड़कों के द्वारा डिस्कार्ड कर दिया गया शूज हुआ करता था, मतलब उनके द्वारा छोड़ दिया गया शूज हुआ करता था, पहनकर छोड़ दिया गया। Who perhaps refused to wear them, शायद वो मना कर देते थे वो धनी लोग उनको पहनने के लिए। because of a hole in one of them, मतलब जब उन शूजों में, उन शूज में कोई होल हो जाया करता था या थोड़ा भी फट जाता था, शायद वो अपनी फैमिली को मना कर दिया करते थे कि हम इसको नहीं पहनेंगे, लेकिन उसी शूज को वो गार्बेज का लड़का पहन करके अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। देख लेना बेटा, अगर आप लोगों से भी कुछ ऐसा यूजलेस चीज है तो उसको ऐसी जगह फेंक देना जहां से किसी के काम आ सके।
डज नॉट बोदर हिम, डज नॉट बॉदर हिम, मतलब वो परेशान नहीं होते थे, उनको फेंक दिया करते थे। किस वजह से? अगर उनमें कोई, हाँ बेटा, हेलो बेटा, अब इसको पैराग्राफ तो एंड हो जाने दो। ऐसा नहीं है, बस 3 मिनट बचा है, रुक जाओ। फॉर वन हु हैज वॉक्ड, फॉर वन हु हैज वॉक्ड वेयर फूट, मतलब उसके लिए जो हमेशा से नंगे पैर चलता रहा हो, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब उसके लिए यीशु मिल जाना उसके स्वप्न का पूरा हो जाना माना जाता था बेटा, भले इसमें होल क्यों ना हुआ हो। बट द गेम, लेकिन गेम, ही इज वाचिंग, जो वो देख रहा है, सो इंटेंटली, बड़े इरादे से, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। मतलब शूज तो जैसे देखता था कि वो लोग पहने हुए हैं, तो अगर एक बार वो फेंक देते तो ये पहन लेता था, लेकिन गेम खेलने की जो उसके अंदर इच्छा थी वो उसकी पहुंच से बाहर था। मीन्स ऐसा शायद उसके साथ कभी ना आएगा कि वो गेम भी उसी तरह से खेल पाता जैसे वो चाहता है। रियल में बताओ कितना मिनट हो गया बेटा? हेलो बेटा, ये समाप्त करना चाहता था, बस थोड़ा सा एक पैरा है, एक पैरे के बाद अगला फिर नेक्स्ट में हो जाएगा, देख लेते हैं। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे, बेटा बस बहुत जल्दी 2 मिनट में हो जाएगा। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इन अ स्टील कनिस्टर, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब यहाँ पे कहते हैं नरेटर कि साहब एक दिन अपने रास्ते में एक मिल्क बूथ पे मिला और उसके हाथ में एक स्टील का कनेक्टर था, और वो कह रहा था कि आजकल वो टी स्टॉल पे, रोड में जो टी स्टॉल लगा हो उस पे काम करने लगा है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस, उस दुकान की ओर इशारा करते हुए कह रहा था कि आजकल मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे यहाँ पे 800 रुपया मिलता है और पूरे दिन का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, अब नरेटर पूछती है कि आप इस जॉब को पसंद करते हो? आई आस्क, नरेटर कहती मैंने पूछा कि आप इस जॉब को पसंद करते हो? हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, आज वो केयर फ्री लुक से तो लॉस कर चुका है, मतलब जहां पे वो स्वतंत्र होकर के काम करता था रैक पिकिंग का, आज वो थोड़ा सा बंद गया है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और आज जो स्टील का कनेक्टर है चाय वाला, वो उससे भारी दिखता था रादर देन प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग रैक पिकिंग का था उससे भारी उसको लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, मतलब जिसे वो बड़ी आसानी से अपने कंधे पे लेकर चलता था उस बैग को, उससे कहीं ज्यादा ये स्टील कनेक्टर, उसका कनिस्टर उसके लिए भारी था। द बैग वाज हिज, जो उसके पास बैग था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कनिस्टर देखिए बैग उसका था, वो जो रैक पिकिंग वाला बैग होता था वो लड़के का हुआ करता था, लेकिन ये जो चाय वाली केतली है ये बिलोंग करती है उस मैन से जो टी शॉप वाला आदमी है। हु वंस द टी शॉप, जो शॉप का ऑनर है, ये स्टील कनेक्टर तो उसका है, लेकिन वो बैग खुद का उसका अपना हुआ करता था। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब और आगे अपने स्वयं के, अपने मन का मालिक नहीं रह गया था। मीन्स अब यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि जब वो एक दुकान में काम करने लगा तो किस तरह फील हो रहा है, और पहले वो एकदम स्वतंत्र रूप से फील होता था, मीन्स उसे कोई स्ट्रेस फील नहीं करती थी। हेलो हेलो बेटा, हो गया है? और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए बोलिए। जी बेटा। अच्छा, ठीक है, जिन लोगों ने सतीश सर से कर लिया है, जिन लोगों ने सतीश सर से कर लिया है वो नहीं करेंगे, जो नहीं किए हैं वो कर लेंगे। ओके, हाँ बस बेटा, जिन लोगों ने कर लिया है एक बार वो दोबारा नहीं करेंगे। और कल इसी का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ओके, कितना मिनट लेफ्ट है बेटा अभी?